क़याम पाकिस्तान से अब तक हुक्मरानों की पॉलिसियाँ क्या रहीं? माजी के इक़दामात ने मुल्क को संवारा या बिगाड़ पैदा किया? अवाम क्या चाहते हैं? हुक्मरान मुल्क को किस समत ले जा रहे हैं? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम सियासत और रियासत में, सिर्फ A1 TV पर। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जवेनूर साहब। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, और ख़ास तौर पे हम भारत देखते हैं। भारत में जिस तरह से मुख्तलिफ़ वाक़यात सामने आए, और इसके साथ जो कश्मीर की सूरत हाल है, उसके बाद जो बाबरी मस्जिद का मामला है, जिस तरह की उनकी अदालत ने एक तरफ़ा फ़ैसले दिए, ये सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? और उसमें पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए, ख़ासतौर पे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे कि वहाँ पर मुसलसल कर्फ्यू की कैफियत है और वहाँ पर नाकाबंदी की कैफियत है, तो कैसे इस सारी सूरत हाल को हैंडल करना चाहिए? क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान का? अफ़गानिस्तान की सिचुएशन हमारे लिए तशवीशनाक भी है और हमारे लिए हमेशा वबा से वबाल ही रही है। जब से हमने अफ़गान वार में हिस्सा लिया, ज़िया-उल हक़ का एक गलत फ़ैसला था, उसके बाद हमारे पाँव खड़े नहीं हुए। हमें क्लाशनकोव कल्चर भी मिला, हमें हेरोइन भी मिली। हमारी जिस अंदाज से लॉजिस्टिक की तबाही हुई पिछली जंग में, वो भी आपके सामने है। और मुझे हालात तो वाक़यात को देखते हुए मैं सॉरी कहने से ये मजबूर हूँ कि मुझे ही लगता कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से भी जाएगा। अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट साउथ एशिया में है, और ये अफ़गानिस्तान के साथ जो जुड़े हुए तल्लुकात हैं इंडिया के साथ, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। और इस वक्त अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान की इंटरनल पॉलिसी इंडिया के साथ साथ अमेरिका चला रहा है, और इंडिया की कितनी से हमारे दोस्ती है वो भी आप समझते हैं। तो एंटी पाकिस्तान जो माइंड सेट इस वक्त अफ़गानिस्तान में पाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर अशरफ गनी का, वो भी हमारे लिए बाइस तशवीश है। और अभी 3 दिन पहले जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बड़े सीक्रेट अंदाज से आए और मुलाकात करके गए, मुझे इससे भी थोड़ी तशवीश हुई है कि आने वाले वक्त में कुछ नेगेटिविटीज़ इस साउथ एशिया के इलाके में आएगी। और जब आप इंडिया का सवाल करते हैं तो आप इसको चाइना को नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक पूरा साउथ एशिया का जो पूरा खित्ता है, वो इस वक्त इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि डिसबैलेंस हो। अमेरिका भी दूर से सिर्फ देख नहीं रहा, उसकी भी नज़र इस पे है। और अफ़गानिस्तान में अगर हालात ठीक नहीं होते तो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होते। इसलिए हमने हमेशा कोशिश की है कि तालिबान के वो फैक्शन जिसमें थोड़ी बहुत हमारी बातचीत हो सकती है, मैसेज जा सकता है, वो करते हैं। हमने कतर से लेके हर जगह ये कोशिश की, लेकिन जब भी ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उसकी जो आखिर एंड लाइन होती है, मैं हमेशा कह देता हूँ, और मैं लोगों को कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। लोग मुझे सवाल करते हैं, मलिक साहब आपने पहले दिन ही ये कह के क्यों कह दिया? इसलिए कि देखिए सिंसियरिटी दोनों तरफ क्या है। तो जब एक चीज़ ऑब्जेक्टिवली आप शुरू ही ठीक नहीं करते तो उसका रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? अब पहले तो आप लिस्ट आउट करें कि सारे जितने फैक्शंस हैं तालिबान को, उनको इकट्ठा करके उनसे पूछें, उनकी राय लें, फिर आगे चलें। और अगर 15 तालिबान की आपस में शाखें हैं, 4 के साथ आप काम कर रहे हैं, बाकी आप 11 के साथ नहीं कर रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप रिजल्ट मिलेगा? लिहाजा हमें जब अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो हमें किसी भी सूरत में इंडिया को नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया हमारा अज़ल से दुश्मन है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी माइंड सेट है। और इलेक्शन से पहले जो मैंने किताब लिखी थी डॉक्ट्रिन की बात की थी सारी, तो मैंने कहा जी मोदी वॉर डॉक्ट्रिन मैंने लिख दी, और इलेक्शन से पहले लिखी जो मैंने प्रेडिक्शन की वो उसमें सारी एक एक है। आज वो टेक्स्ट बुक है। इसलिए कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं इंडिया के साथ। पाकिस्तान की वाम और इंडिया की वाम दोस्ती चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी आरएसएस को आगे ला के दोस्ती नहीं करना चाहता। आज 119वां दिन है कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। सारी हमारी मुस्लिम उम्मा सोई हुई है। वो बड़े बड़े चैंपियन जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के बड़े अलमदार समझते हैं, क्या किया उन्होंने? इस वक्त क्या हाल है वहाँ पे? मैं आज आपकी वसासत से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और हमारी मुस्लिम उम्मा से अपील करूँगा, उठें, थोड़ी सी तो होश करें। उनके साथ जो हो रहा है उसके साथ कोई बेहतरी लाने की कोशिश करें। और एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, जब तक आप अपने दुश्मन को पहचान कर उसके लिए
एक लड़ने का अंदाज सियासी और लीगल नहीं अपनाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी मुराद है कि जब तक हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए वॉर क्रिमिनल ड्रैग नहीं करेंगे आईसीसी में और आईसीजे में, वो काबू नहीं आने वाला। दूसरे आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि हमें मोदी को नथ डालनी पड़ेगी, और नथ पड़ेगी कानूनी, नथ पड़ेगी डिप्लोमेटिक, नथ पड़ेगी वो सारी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स, उनको लेके जाना है कोर्ट में, तो ये सीधा होगा। मुझे खुशी है कि मैंने पहले काम किया, बहुत काम किया इसके ऊपर, और मेरे सारे काम पे अमल किया गैम्बिया के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने, और वो चला गया आईसीसी में, आईसीजे में, और मेमनार के सिलसिले में, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हुआ वो भी आपने देखा। और आज उसने एक लॉ सूट के तहत हंग सुई को वहाँ मंगवा लिया है, बुलवा लिया है, और वो ट्राई होगी ऑन एज ए वॉर क्रिमिनल। यही मैं अपनी हुकूमत को कह रहा हूँ कि अब एक प्रेसिडेंट आ चुका है, आप भी बढ़ें आगे। और मैंने उनको वार्निंग की, अगर आप नहीं करोगे मैं जा रहा हूँ आगे, मैं लेके जाऊँगा और मैं लड़ूंगा लॉ सूट के साथ। और मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कटहरे में खड़ा हो और मैं भी खड़ा हूँ। सर, जहाँ आपने किताब का जिक्र किया तो दाइश राइजिंग मॉन्स्टर भी आपने लिखी, तो आप वो अफ़गानिस्तान में कैसे, दाइश का क्या इतना बड़ा किरदार आप देख रहे हैं? दाइश ने बनाने वालों ने जब बनाई थी तो वो जो उस वक्त बन रही थी जब अलकायदा डूब रहा था, जब अलकायदा के साथ एक सिचुएशन चल गई थी। तो अब ये नया मॉन्स्टर, मैं इसलिए मॉन्स्टर कहा था कि ये आने वाले वक्त में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नया एक शोशा खड़ा किया गया है। एक मॉन्स्टर इसलिए खड़ा किया गया कि आने वाले वक्त में मुसलमान कौम को एक ना रहने दिया जाए। आप देखें ये इराक़ से शुरू हुआ, सीरिया में क्या हुआ, अभी देखें, अगर ये भी देखें वो जितने आपके कुर्द हैं, आपके, मैंने प्रेसिडेंट गुल से जब बात हुई थी मेरी, मैंने आज इंटीरियर मिनिस्टर, तो मैंने कहा था बंद तो रही है ये, आप सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आपने बशर को उतारना है, लेकिन जिस अंदाज से चल रहा है, जब बंदे ट्रेन हो जाते हैं वो आपके नहीं रहते, फिर वही होता है जैसे तालिबान बनते हैं, फिर वो अलकायदा बनता है। तो आज इसी अंदाज से दैश जिस अंदाज से उभर रही है, आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि इस खत्ते के अमन के लिए नहायत ही खौफनाक चीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का भी है, 6 दिसंबर बिल्कुल आया ही चाहता है, लेकिन इस पे 3 नाम भी अब आए शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, तो उस पर पीपल्स पार्टी की मुशावरत पहले हुई और उस पर जो नाम दिए गए हुकूमत उस पर एतराज़ कर रही, तो क्या ये मसला बर वक्त हल कर लिया जाएगा? मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी जब अपने मनसब में बैठा होता है वो सबसे पहले मुकद्दम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होता है और उसके बाद फिर कुछ चीज़ होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात होगी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठकर इसका फ़ैसला कर लें। एक बंदे ने तो आना ही है, तो आप ये तो नहीं कह सकते मेरा कोई ज़ाती बंदा जो है उसको रख लें, किसी ने तो आना है। हुकूमत कहे कि मेरा है और अपोजिशन कहे मेरा है, तो कोई दो नाम डालकर उनमें कुरान निकाल लें, मेरा ख्याल उस पर बेहतर होगा। ताकि वैसे भी ये हुकूमत तो गेम में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, तो जैसे कुरा हो जाता है बैटिंग आउट पहले करेगा, तो इस तरह ये भी कर लें, कुरान निकाल लें, मेरा ख्याल है जस्ट बेहतर होगा। अहम मामला जो मीडिया में भी ज़ेर बहस रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी रहा, वो है आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। तो इस हवाले से क्या आर्मी रूल्स के साथ आइन में भी तरमीम होगी, और इसमें क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चल सकती है इस मामले? जो हालात व वाक़यात आप देख रहे हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान ऑलरेडी एक जंग लड़ रहा है जिसको आप 5th वॉर जनरेशन कह रहे हैं, और ये जो वार है इस वक्त हमारी सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं है, कल भी बंदे शहीद हुए हमारे। फैटफ शुरू किया, मुसलमानों से हमें बिल्कुल इन्होंने जुदा करने की कोशिश की, हर जगह उन्होंने अपनी पॉलिसी इस्तेमाल करके गेम भी अपनी दी कश्मीर में। तो मैं ये समझता हूँ इन हालात में जिस अंदाज से मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ़ ने अपना रोल अदा किया है, इट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी गुड। अगर आप ये भी देखें कि जब से इन्होंने संभाला है, इनकी जो पॉलिसीज़ आई हैं, टेररिज्म काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और ये भी सेरा उन्हीं के सर पे जाता है। तो हमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला किया है तो उसकी स्पिरिट को देखते हुए, और फिर भी उन्होंने वापस जो है जमहूरियत के तकाजे सामने रखते हुए मैटर पार्लियामेंट को रेफ़र हुआ है। अगर आप मेरी एक्सपर्ट राय लेना चाहते हैं, हो सकता है कि मैं क्योंकि लीगल विजनरी नहीं हूँ, एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, यस थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, और वो तब्दीली मैं समझता हूँ कि अपनी जो मेरी सोच है कि वो आर्मी एक्ट में अगर चेंजेस हो जाएं तो ये मैटर हल हो सकता है।
इसके लिए मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं चाहूँगा कोई, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट की दी हुई डायरेक्शंस को सामने रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि मामला किसी भी हद तक कोई पेचीदगी की तरफ ना बढ़े, बल्कि रिजॉल्व होने की तरफ बढ़े। और एक मैं ये ज़रूर बात करूँगा, इमरान खान साहब को डायरेक्ट मैसेज दूंगा कि अपने अना का मसला एक साइड पर रख दें। कौमें जब आगे बढ़ती हैं तो अना नहीं होती, सिर्फ अना एक ही होती है, वो आवाम की अना। आवाम की अना को, आवाम की ख्वाहिश को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के चैलेंजेस को सामने रखते हुए, पाकिस्तान जो इस वक्त मुआशी प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो रखते हुए, आप अना को एक साइड पर रखें, एक जनरल मीटिंग कॉल करें पॉलिटिशियंस की, जिसे मैं हमेशा APC कहता हूँ, वहाँ पे अपने सारे मामलात रखें और डिसाइड द मैटर एक कलेक्टिव सोच के साथ। इमरान खान साहब, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप सारी अपोजिशन को साथ लेके चलें। अवाम भी और पाकिस्तान की पार्टियां भी जमहूरियत लेके चलना चाहती हैं। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर ये धरने आते रहेंगे, आपके इश्यूज़ बढ़ते रहेंगे, इकानमी ख़राब होगी, और जो टमाटर 600 पे चला गया तो फिर रोएंगे लोग। अगर वो आटा जो है वो भी महंगा हो जाएगा। आप देखें, कोई भी चीज़ चली जाए बाज़ार में लेके महंगी है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो इसलिए बैठ के सोच के आवाम की उमंगों के मुताबिक उनका जो तकाजा है उनको पूरा करते हुए आप अपोजिशन को ले के साथ चलें। बग़ैर अपोजिशन के जमहूरियत नहीं चला करती, हालात ख़राब हो जाया करते हैं। आपको याद होगा जब अमेंडमेंट करनी थी हमने, और ख़ास तौर पे हम जब सवात की ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो मैं आपको भी मिला था, सबको लाए थे हम, और हमने वो ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले सारे सियासतदानों को इकट्ठा करके उनकी कंसेंसस लेके आगे चले थे। तो आप अगर कोई भी मामला बड़ा करते हो तो हर्ज कोई नहीं है, बुला लें, चाय का कप लाएं, बैठे गप करें, कोई भी आपसे इनकार नहीं करेगा। मैंने पहले दिन ये इसका मैटर जो है वो सुओ मोटो लिया। मैंने रिपोर्ट मंगवाई IG प्रिजन से भी, होम सेक्रेटरी से भी, और सबसे मिलवा के मैंने देखा तो मुझे जो जो वसवत थे मैंने क्लियर किए। मेरे पास में रिपोर्ट पेश की, मैंने डायरेक्शन दी कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। बड़ी मुश्किल से किया, 2 दिन बाद ले गए। फिर मैं दोबारा बुलाया, मैंने कहा मसला क्या आप लोग का, जब उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटी है, तो फिर क्यों नहीं आप लेके जाते? कोई अथॉरिटी आपको मना कर रही है? वेल, आई एज ए चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर डायरेक्ट यू है भाई कि उनको वापस शिफ्ट करें। किया गया, इलाज हो रहा है, और आज पूरी उनकी फैमिली, पाकिस्तान का हर वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, और वो लोग जिनके दिल में दर्द है, वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को उनके पुराने डॉक्टरों से दिखाएं जो पहले उनका इलाज करते रहे हैं। ये मत भूलें कि 11 साल आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे, कोई प्रूफ नहीं मिला, और अभी उन पे इल्ज़ाम है, वो मुल्ज़म के तौर पे भी पूरे नहीं अभी आए, अभी तो उनके साथ रेफरेंस से भी नहीं सारे हुए, और आप मुजरिम नहीं कह सकते उनको। तो अगर दूसरे मुल्ज़म बाहर खुले फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो उनको इलाज की तो इजाज़त दे दो, अपनों से, अपने डॉक्टरों से इजाज़त तो दे दें। अफसोस मुझे ये है कि वो आसिफ अली जरदारी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खामद हैं, वो आसिफ अली जरदारी जो शहीद भुट्टो के दामाद हैं, वो आसिफ अली जरदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के वालिद हैं, और वो आसिफ अली जरदारी जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे, उनके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। क्या आप में हिम्मत है कि कल आपके साथ ही होगा तो बर्दाश्त कर सकोगे? तो लिहाजा वो काम करो जो आप भी सहने की सख्त रखते हो। सॉरी, मैं कभी सख्त बात कर जाता हूँ, लेकिन ये मेरी बातें याद रखें। मैं ये सिर्फ पहली दफ़ा इस फोरम पे बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने हाउस में ये कहा है कि ऐसा रिंग ना बनाओ कि जो रिंग कल को आपके लिए फांसी का फंदा हो। अपनी काउंटेबिलिटी लॉज को बेहतर करो, और काउंटेबिलिटी लॉज ऐसे करो जिसमें विक्टिमाइजेशन की बू नज़र ना आती हो। दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। फैटफ इन फैक्ट इंडिया की एक बड़ी सोची समझी मूव थी जो उसने खुद इंजीनियर की, और सारे इल्ज़ामात पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी लोकसभा में कहे और अपने मुख्तलिफ स्पीचेस में कहता रहा। बाद में हमें वही चीज़ें टूटर्ड ज़्यादा मिली, और वो डोनाल्ड ट्रंप भी कहते रहे, और फिर हमने देखा कि वो जाके सारे इल्ज़ामात जो इंडिया प्लस अमेरिका ने लगाए थे वो फैटफ की ज़िन्नत बन गए। हम कोशिश करते रहे, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जब तक हमारे तल्लुकात ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ ठीक नहीं होंगे, अफ़गानिस्तान का मसला हल नहीं होगा, फैटफ की तलवार वो लटकाए रखेंगे। और मैं समझता हूँ
कि फरवरी दूर नहीं है। और देखें, टिट फॉर टैट होना चाहिए। अगर आप पे कोई अटैक करता है तो आपको उसी स्केल का, उसी लेवल का जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपनी हुकूमत से पूछ रहा हूँ, स्वाय जवाब देने के, आपका काउंटर फेंस क्या है? वाई डोंट यू ड्रैग अमेरिका कि भाई आप आके लड़ाई यहाँ पे की, अफगानिस्तान में आए तो आप जो जंग में पैसा खर्च करते रहे थे वो ट्रेल तो बताएं किधर से आता था। आप इराक में लड़ रहे हैं, वो ट्रेल कहाँ गई? आप सीरिया में लड़ रहे हैं, वो ट्रेल ला के दिखाएं। आप क्यूबा में गए, वो ट्रेल दिखाएं। तो हम तो जानना चाहते हैं ट्रेल। और फिर मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी तो अपनी जो सेक्रेटरी स्टेट थी उसने कहा था कि अलकायदा को, दाइश को हमने बनाया, जहादियों के पैसे हमने दिए, तो उसकी भी ट्रेल दे दे हमें। तो सारी ट्रेल इकट्ठी होकर जब फैटाफ में पेश होगी तो फिर काम आगे बढ़ेगा ना। तो अगर आप जी हजूरी करेंगे, माफ़िया मांगेंगे, तो हर कमज़ोर आदमी को जो जवाब नहीं दे सकता, जिसमें सख्त नहीं है बोलने की, उसको हमेशा दुनिया बर्बाद करती है, दुनिया दबाती है। उठने वालों को, जिनका सर उठा लेते हैं लोग, उसकी इज्जत होती है। उठाए सारी ये काम, बोले ये, फैट एफ में लेके जाए। और वो चार्जशीट जो है मेरी अखबारों में छप चुकी है, जो मैंने कहा कि अमेरिका को चार्जशीट दी जाए, वो मैंने फॉरेन ऑफिस को भी भेज चुका हूँ। लेके जाएं, थोड़ी हिम्मत करें। अगर नहीं है तो मुझे भेज दे, मैं बोल दूंगा। जी, ये थे चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला रहमान मलिक। रहमान मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान। क़याम पाकिस्तान से अब तक हुक्मरानों की पॉलिसियाँ क्या रहीं? माजी के इक़दामात ने मुल्क को संवारा या बिगाड़ पैदा किया? अवाम क्या चाहते हैं? हुक्मरान मुल्क को किस समत ले जा रहे हैं? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम सियासत और रियासत में, सिर्फ A1 TV।